नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल बोल रहा हूँ। निकवी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी क्लास से चल रही थी पॉलिटिकल की क्लास में हमने क्या क्या कर लिया ये आपको पता है। जैसे प्रस्तावना का टॉपिक हमने पीछे कर लिया है, मूल कर्तव्यों का टॉपिक कर लिया है, मूल अधिकारों का टॉपिक कर लिया हमने। आज एक नया टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व। इससे पहले हमने संविधान के प्रमुख स्रोतों की क्लासें कर ली है। वो क्लास जरूर देखना जो संविधान के प्रमुख स्रोत है, कि उसमें सभी डिटेल से बताया गया है कि कौन सा स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया है और किस भाग में उसका वर्णन मिलता है और किस अनुच्छेद में उसका वर्णन मिलता है। ये पूरी डिटेल से हमने क्या किया है, हमने पॉलिटिकल में उस टॉपिकों में चर्चा की है। अब आगे हम आपके लिए एक अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं, नीति निर्देशक तत्वों का, जो जिसमें क्या है कि बार बार से क्या पूछे जाते हैं, अनुच्छेद पूछे जाते हैं कि नीति निर्देशक तत्व लिए कहां से गए हैं। तो इसकी बात करते हैं। नीति निर्देशक तत्व, पहली बात तो करते हैं हम लिए कहां से गए हैं। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से क्या किए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये इसका वर्णन पूछे किस भाग में, वर्णन पूछे किस भाग में मिलता है। तो दोस्तों, हमारे संविधान में मैंने 22 भाग बताए थे। जब संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ था। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। उस समय कितने भाग थे, 22 भाग थे। वर्तमान में कितने भाग हैं ये पूछ लिया जाए तो 25 भाग है। उसी में से भाग नंबर 4 में किसका वर्णन मिलता है, भाग 4 में किसका वर्णन मिलता है, नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है। इसकी बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व। हमने भाग 3 कर लिया, मूल अधिकारों का टॉपिक 3 क्लासें की है, उसमें पूरा मूल अधिकारों को सविस्तार पूर्वक मैंने समझाया। तो भाग 3 में तो क्या थे, मूल अधिकार थे। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 कै भी कर लिया हमने। मूल कर्तव्यों का टॉपिक था, रूस के संविधान से लिए गए थे। 51 कै में उसका वर्णन मिलता है। दोस्तों, इसका वर्णन कहां से कहां तक मिलता है, भाग 4 में। और अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 तक तो हमने मूल अधिकारों में चर्चा की थी। इससे आगे बात आती है 36 से 51 तक। 36 से 51 तक किसका वर्णन मिलता है, नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है। ये नीति निर्देशक तत्व किस समिति की सिफारिश से लिए गए थे। तो तेज बहादुर सुप्रा समिति, बहादुर सुप्रा समिति की सिफारिश पे क्या किए गए, ये हमारे संविधान में क्या किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। दोस्तों, कौन सी है, तेज बहादुर सुप्रा समिति की सिफारिश पे हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए। दोस्तों, एक बार इसका रिवीजन करो। दोस्तों, कहां से लिए गए, किस देश के संविधान से लिए गए, आयरलैंड के संविधान से। किस भाग में वर्णन मिलता है, भाग 4 में इसका क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। अनुच्छेदों की बात करें, अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या मिलता है, नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है। कुछ समिति की सिफारिश पे हमारे संविधान में ये शामिल किए गए हैं। तो तेज बहादुर सुप्रा समिति की सिफारिश से नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में शामिल किए गए। इसके लिए कुछ विद्वानों के अलग अलग प्रकार के कथन है। जैसे के.टी. शाह का कथन है, के.टी. शाह, ये कथन बार बार में पूछा गया है। किसके बारे में बताया गया है, यह एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी आवश्यकता के अनुसार, भुगतान करेगा। अपनी आवश्यकता के अनुसार। ये दोस्तों, ये कथन है ना, जो ये सेकंड ग्रेड में बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। जो बैंक अपनी आवश्यकता के अनुसार भुगतान करेगा। दोस्तों, ये कथन दे दिया जाता है, यह एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी आवश्यकता के अनुसार भुगतान करेगा। पहली बात तो ये किसके लिए कहा गया है, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। आपको पूछ लिया जाता है ये कथन देखकर कि ये किसके बारे में कहा गया है, उसमें ऑप्शन यही होंगे, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, ये इस प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे। तो ये नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा है। और किसने कहा है, के.टी. शाह ने कहा। ये सेकंड ग्रेड में अभी हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर दोस्तों, भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को एक अनोखी व्यवस्था कहा है। एक अनोखी
अनोखी व्यवस्था कहा है, व्यवस्था कहा है। तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, नीति निर्देशक तत्वों को एक अनोखी व्यवस्था कहा है। इसके बाद में प्रोफेसर हेयर, एक प्रोफेसर हुए प्रोफेसर हेयर, प्रोफेसर हियर ने दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या कहा है, ये उद्देश्य और आकांक्षाओं का क्या है, एक घोषणा पत्र है। ये नीति निर्देशक तत्व बार बार में नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यह है उद्देश्य व आकांक्षाओं का क्या है, आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। ये किसका कथन है दोस्तों, प्रोफेसर हियर का ये कथन था। इसके बारे में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कि ये एक उद्देश्य लाया गया है और हमारी जो भी आकांक्षाएं हैं उसका क्या है, एक घोषणा पत्र है। ये नीति निर्देशक तत्वों के बारे में प्रोफेसर हियर ने कहा था। इसके बारे में कहते हैं, फिर बात करते हैं बी.एन. राव, जिसने क्या किया था, संविधान का प्रारूप तैयार किया था बी.एन. राव ने। बी.एन. राव दोस्तों ये इसने क्या किया था, प्रस्तावना का प्रारूप भी इसने तैयार किया था और संविधान का प्रारूप भी किसने तैयार किया था, बी.एन. राव ने। इसने क्या कथन कहा है, नैतिक आदेश है। नीति निर्देशक तत्व क्या है, एक नैतिक आदेश है, नैतिक आदेश बताया। यह एक क्या है, नैतिक आदेश है। नैतिक आदेश का मतलब क्या है, एक नैतिक राज्य की व नैतिक देश की स्थापना करना, एक नैतिक प्रकार से नीति के साथ कोई कार्य करना कि किस प्रकार से नैतिक रूप से सब मतलब योजना बनाकर कोई कार्य करना ही नैतिक आदेश होता है। तो ये किसने कहा था, बी.एन. राव ने कहा था। दोस्तों एक बार हम नीति निर्देशक तत्वों को वापस से अध्ययन करते हैं, कहां से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। भाग 4 में इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद की बात करें 36 से 51 तक इसका वर्णन मिलता है। इसके लिए तेग बहादुर सुप्रा समिति की सिफारिश से ये नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में शामिल किए गए थे। बात करते हैं इसके लिए कुछ विद्वानों ने कथन कहे थे, वो कथन कौन कौन से हैं, जैसे के.टी. शाह ने कहा था, यह एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करेगा, इसका भुगतान करेगा। ठीक है दोस्तों, अम्बेडकर ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व एक अनोखी व्यवस्था है। कि मतलब ये क्या व्यवस्था है, एक अनोखी व्यवस्था के बारे में बताया किसने, भीमराव अंबेडकर ने। बात करते हैं प्रोफेसर हियर ने, ये उद्देश्य और आकांक्षाओं का क्या है, एक घोषणा पत्र है। जो भी देश में नागरिकों की जो आकांक्षाएं होती है उसका क्या बताया है, घोषणा पत्र। किसने बताया, प्रोफेसर हेयर ने बताया। बी.एन. राव जो कि हमारा संविधान को क्या किया था, तैयार करने का काम किया था, उसने क्या बताया, नैतिक आदेश बताया। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम 36 से लेकर जो 51 अनुच्छेद है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे सविस्तार पूर्वक। दोस्तों नीति निर्देशक तत्व है, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। इस बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद कहां से कहां तक वर्णन है, अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन है, नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। हम बात करते हैं 36 की। राज्य को परिभाषित करते हुए उसके विकास की नीतियों को लागू करना, उसके विकास की नीतियों को लागू करना, दोस्तों इसमें अनुच्छेद 36 में क्या बताया गया है, एक तो राज्य को परिभाषित किया गया है कि राज्य में क्या क्या होता है। जैसे हमने मौलिक अधिकारों में भी बात की थी, अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्यों की परिभाषा बताई गई है कि कौन कौन से राज्य हैं, किस किस राज्य में कौन कौन से मूल अधिकार किस किस प्रकार से लागू किए जाएंगे, इसके बारे में। इसी प्रकार यह बताया गया है कि नीति निर्देशक तत्वों में राज्य को परिभाषित करते हुए कि राज्य के विकास के लिए किस किस प्रकार की नीतियां बनाई जाएंगी, किस किस प्रकार की समितियां बनाई जाएंगी, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है। कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कहां से पूछा जाएगा, राज्य में विकास की नीतियां किस अनुच्छेद के तहत बताई गई है, नीति निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद के तहत बताई गई है, विकास की नीतियों को लागू किया जाएगा, तो अनुच्छेद 36 में बताई गई है। अनुच्छेद 37 में क्या बात है, अनुच्छेद 37 आगे चर्चा करते हैं हम। अनुच्छेद 37 में क्या दिया गया है, लोक नियोजन के अवसरों में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नीतियां बन गई, नीतियां बनी है तो क्या जाएगा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए नीतियां बनाई गई है। तो अनुच्छेद 37 में क्या है, लोक कल्याणकारी
राज्य की स्थापना करना, राज्य की स्थापना करना। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इसमें सीधा ही पूछा जाएगा कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है, तो अनुच्छेद 37 में। अनुच्छेद 37 में क्या बताया गया है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। जैसे विकास की नीति किस में बताया गया है, 36 में बताया गया है। इसके बाद में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी, ये किस में बताया गया है, अनुच्छेद 37 में बताया गया है। इसके बाद में बात करते हैं अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय से युक्त शासन की स्थापना करना। तो क्या बताया गया है अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद 38 में सामाजिक राजनीतिक आर्थिक व राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय युक्त समाज की स्थापना करना, समाज की स्थापना करना। ये दोस्तों किसमें बताया गया है, नीति निर्देशक तत्वों में। देखो दोस्तों, कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस प्रकार होगी, यदि सामाजिक रूप से सभी समान होंगे, आर्थिक रूप से सभी को समानता का व्यवहार किया जाएगा और राजनीतिक रूप से भी सभी को क्या समान अधिकार दिए जाएंगे, तो एक क्या होगा, न्याय युक्त समाज की स्थापना होगी। ये नीति निर्देशक तत्व क्या है, अच्छे प्रकार से राज्यों की क्या करना, स्थापना करना, उसके बारे में बताया गया है। तो 3 अनुच्छेद हो गए हैं। इसके बाद में एक बार आप वापस से रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 36 में बताया गया है कि राज्य को परिभाषित करते हुए उसकी विकास की नीतियों को लागू करना। ये अनुच्छेद 36 में बताया गया है। अनुच्छेद 37 में बताया गया है कि विकास की नीतियां लागू हो गई तो अनुच्छेद 37 में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, एक अच्छे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के बारे में अनुच्छेद 37 में बताया गया है। फिर अच्छे कल्याणकारी राज्य की स्थापना कब होगी, जब सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से न्याय युक्त समाज होगा, तो क्या होगा, सब लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। यह अनुच्छेद 38 में बताया गया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे के अनुच्छेद पढ़ेंगे। दोस्तों हमने अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक बात करनी है किसकी, नीति निर्देशक तत्वों की। उसमें से हमने 36, 37, 38 को पढ़ लिया है। इसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 39 में क्या बताया गया है, आजीविका के लिए स्त्री व पुरुष को समान अधिकार दिए गए हैं। आजीविका कमाने के लिए, आजीविका के लिए स्त्री व पुरुष को समान अधिकार, व पुरुष को समान अधिकार, मतलब दोस्तों इसमें क्या बताया गया है, आजीविका कमाने के लिए स्त्री और पुरुष को समान अधिकार है, समान कार्य के लिए समान वेतन। आप लिख सकते हो समान कार्य के लिए समान वेतन। मतलब दोस्तों क्या है, इसमें कोई भी स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी भी समाज में या वर्ग में कहीं पर भी कोई भी कार्य या मजदूरी करने के लिए जाते हैं, तो जितने समय के लिए पुरुष को वेतन दिया जाता है उतना ही वेतन किसको दिया जाएगा, स्त्री को दिया जाएगा। यही है अनुच्छेद 39 में क्या बताया गया है कि जो भी कोई कार्य, जैसे कोई भी मजदूरी का कार्य करने के लिए स्त्री भी वहीं पे जाती है काम करने के लिए, और वहीं पर ही क्या जाता है, पुरुष जाता है। पुरुष भी 8 घंटे ही काम करता है और स्त्री भी 8 घंटे ही क्या करती है, काम करती है। और उसमें वेतन में किसी भी प्रकार का क्या नहीं करना, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना। यदि भेदभाव हो रहा है तो एक नैतिक समाज की स्थापना किस प्रकार से होगी, तो इसलिए ही यह अनुच्छेद 39 में बताया गया है कि स्त्री व पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार दिया गया है। दोस्तों किसमें, आजीविका कमाने के लिए। ठीक है दोस्तों, 39 क में क्या बताया गया है, 1 लाख से जिसकी भी मतलब क्या है, आमदनी नीचे है, तो उसको क्या दी जाएगी, निःशुल्क न्यायिक सहायता दी जाएगी। 1 लाख से नीचे की आय वाले व्यक्तियों को, 1 लाख से नीचे की आय वाले परिवारों को निःशुल्क न्यायिक सहायता दी जाएगी। निःशुल्क
न्यायिक सहायता प्रदान की जाएगी, प्रदान की जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अनुच्छेद 39 क में ये बताया गया है कि 1 लाख से नीचे जिस परिवार की आय है उसे निःशुल्क न्यायिक सहायता प्रदान की जाएगी। क्यों की जाएगी, क्या रीजन है इसमें? रीजन यह है कि समान कार्य के लिए किसी व्यक्ति को समान वेतन नहीं दिया जा रहा है, स्त्री और पुरुष को समान वेतन नहीं दिया जा रहा है, और उसकी आय 1 लाख से कम है, और वो क्या नहीं कर सकता, न्यायालय में केस भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास आय ही नहीं है, तो वो केस कहां से लड़ेगा? जिसकी आय 1 लाख से नीचे होगी ना, उसे निःशुल्क क्या दी जाएगी, न्यायिक सहायता प्रदान की जाएगी। उसका किसी भी प्रकार का क्या नहीं लगेगा, पैसा नहीं लगेगा। जैसे कि आपने केस दर्ज कराया तो उसकी फोटोकॉपी के भी पैसे किसके नहीं लगेंगे, जो उसने केस 1 लाख से आए नीचे तो उस केस कराएगा तो उसके 1 रुपया भी नहीं लगेगा। ये किस में बताया गया है, 39 का में बताया गया है। और 40 दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों का वेरी वेरी मोस्ट क्या है, अनुच्छेद है। 40 में किसका वर्णन मिलता है, ग्राम पंचायत का वर्णन मिलता है। ग्राम पंचायत का वर्णन, ग्राम पंचायत का वर्णन किस में मिलता है, अनुच्छेद 40 में मिलता है। अनुच्छेद 40 में किसका वर्णन मिलता है, ग्राम पंचायतों का वर्णन मिलता है। दोस्तों ये वेरी वेरी मोस्ट है, दिल्ली पुलिस में तो अभी 5 या 6 बार आया हुआ क्वेश्चन है। और दोस्तों आगे बात करते हैं निःशक्त विकास की नीतियां। निःशक्त जनों के लिए, निःशक्त के लिए विकास की नीतियों, निःशक्त व्यक्तियों के लिए, निःशक्तों के लिए विकास की नीतियों का निर्माण करना, विकास की नीतियों का निर्माण करना, नीतियों का निर्माण करना। जो दोस्तों काम करने में निःशक्त है उसके लिए क्या करना, सरकार क्या करे, विकास की नीतियां बनाने का काम करे। नीति निर्देशक तत्वों में नीतियां बनाने का काम कौन करेगी, सरकार करेगी। तो जो निःशक्त है, जो काम करने के योग्य नहीं है, उसके लिए विकास की कुछ सरकार द्वारा नीतियां बनाना, जैसे सभी को काम देने का अधिकार। इसमें क्या बताया गया है, सभी नागरिकों को काम देने का अधिकार, सभी नागरिकों को काम देने का अधिकार, काम देने का अधिकार। क्वेश्चन में बोला जाए तो क्या दे रखा है सरकार ने, महानरेगा। तो आपको पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ गया कि महानरेगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो अनुच्छेद 41 में महानरेगा के बारे में बताया गया है। दोस्तों निःशक्त जनों के लिए विकास की नीतियां बनाने का काम कौन करती है, सरकार करती है। कौन सी नीति बनाई, मतलब सभी नागरिकों को काम देने का अधिकार है। ये किसमें बताया गया, नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया अनुच्छेद 41 में। किसके तहत काम दिया जाता है, महानरेगा के तहत सभी नागरिकों को क्या देती है सरकार, काम देने का काम करती है। तो दोस्तों एक बार हम इसका रिवीजन करते हैं कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। अनुच्छेद 39 में आजीविका के लिए स्त्री व पुरुष को क्या दिया गया है, समान अधिकार दिया गया है। समान अधिकार का मतलब क्या है कि कोई भी स्त्री और पुरुष समान रूप से काम करते हैं तो उसे समान रूप से ही क्या दिया जाना चाहिए, वेतन दिया जाना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है इससे। फिर बात करते हैं 39 का में, यदि ये कार्य नहीं होता है तो क्या है, जिस परिवार की 1 लाख से आय व इनकम कम है तो उसको न्यायिक सहायता की क्या दी जाएगी, निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके बाद में हम बात करते हैं 40 अनुच्छेद 40 में किसके बारे में वर्णन किया गया है, ग्राम पंचायतों के बारे में वर्णन किया गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, अनुच्छेद 40 के तहत किया जाता है। कि क्या होगी, प्रत्येक जिले में क्या होगी, ग्राम पंचायतें छोटे छोटे रूप में विकास, राज्य का विकास करने के लिए छोटे छोटे स्तर पर क्या बनाई जाएगी, निम्न स्तर पर ग्राम पंचायतों की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। यह बताया गया है। अनुच्छेद 41 में यह बताया गया है कि निःशक्त व्यक्तियों के लिए, निःशक्त जनों के लिए, मतलब कोई व्यक्ति काम करे नहीं सकता, उसके लिए विकास की नीतियों का निर्माण करना, सरकार द्वारा ऐसे नागरिकों के लिए विकास की नीतियों का निर्माण करना जो किसी कार्य को करने में सक्षम ना हो, निःशक्त है वो। उसके लिए सरकार ने क्या किया है, सभी नागरिकों को काम देने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो काम देने का अधिकार किसके तहत दिया गया है, महानरेगा के तहत दिया गया है। दोस्तों हमने आज कहां से कहां तक अनुच्छेद कर लिए हैं, 36 से लेकर 41 तक अनुच्छेद हमने पढ़ लिए हैं।
पढ़ लिए हैं दोस्तों, और ये पढ़ लिया है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, किस भाग में इसका वर्णन मिलता है। तो भाग 4 में इसका वर्णन मिलता है, अनुच्छेदों की बात करें 36 से 51 तक इसका वर्णन मिलता है। आयरलैंड के संविधान से ये नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं। इसके आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।